धन्यवाद। और लगातार शिमला मंच के माध्यम से देवभूमि हिमाचल की अगर बात करें, सियासत, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और सरकार, विपक्ष, ये तमाम एक मंच पर ये आज इसलिए हैं कि जनता जो है, जो चुनकर रिप्रेजेंट करने के लिए भेजती है, उनके प्रति जवाबदेही जो है तमाम सियासतदानों की रहती है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने लाना ये हमारा कर्तव्य है और इसी को हम निभाते हैं। सर, स्वागत है आपका। और आपके पास जो महकमा है, क्योंकि आप ना केवल अपने परिवार के स्वास्थ्य बल्कि पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य के रक्षक कहे जा सकते हैं। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो पिछले 1 साल 1 महीने से ज्यादा के कार्यकाल में कितना स्वास्थ्य में सुधार हुआ है हिमाचल प्रदेश के? माइक ले लीजिएगा सर। नमस्कार। सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद कि इस मंच के माध्यम से माइक थोड़ा सर आप पास कर लीजिए। आप सब लोगों के बीच में बात करने का मौका मिला और हमारी सरकार के बारे में बातचीत करने का मौका मिला। जी, लगभग 1 साल से कुछ एक ज़्यादा समय हुआ है कि हमारी सरकार ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम, क्योंकि मेरे पास सामाजिक न्याय का भी विभाग है, यह लगभग मिलता जुलता सा है। एक मानव कल्याण का, परिवार कल्याण का है, दूसरा जन कल्याण का है। जी। तो मैं समझता हूं कि जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं नहीं कहूँगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर चल रही थी या चल रही हैं जी। जब हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला। जी। बहुत सी चुनौतियां हैं, many challenges, because I am a soldier basically and I would like to call a spade a spade। परंतु इतना जरूर है कि जब कार्यभार संभाला और एकदम कुछ प्रकृति का जो कुछ हमारे लिए लिखा था वो थी त्रासदी आपदा आई, तो एज ए रिजल्ट हेल्थ सेक्टर पे और भी ज़्यादा आघात हुआ, जहां मैं देख सका कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश की संरचना है, किस प्रकार से हमारा भौगोलिक स्थिति से हम स्थित हैं। हमारे दूर दूर के सुदूर इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके भी हैं। आप जानते भरमौर, सिरमौर, रामपुर, शिलाई का इलाका एंड ऑल दैट। तो मैं इतना कह सकता हूं कि जब ये सब समस्याएं देखी और मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की कि हम बहुत सी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने, ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने, उनके नेतृत्व में जहां त्रासदी का बहुत अच्छा काम हुआ, मैनेजमेंट हुआ, वहीं मैं समझता हूं स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए भी हम लोगों ने इस चैलेंज को उठाया। और सबसे पहला काम जो हमने सोचा कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमें आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने होंगे। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज आदर्श स्वास्थ्य संस्थान? हमारे 68 विधानसभा क्षेत्र हैं और 68 विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा इलाका है लाहौल स्पीति, जहाँ केलोंग या काजा 2 भागों में बट जाता है। वहाँ हमें 1 की बजाय 2 देने पड़े, इसलिए 69 स्वास्थ्य केंद्रों की कल्पना की गई और आजकल हम उसे कार्य रूप दे रहे हैं। व्हाट इज ए आदर्श स्वास्थ्य संस्थान? एक ऐसा विधायक का चुना हुआ स्थान जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें और वहां पे हम 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों को, मेडिसिन, सर्जरी, गायने एंड ऑल, जितने भी ज़रूरी, कम से कम 6 विशेषज्ञ रखें, उनके साथ पूरा स्टाफ रखें, पूरी मशीनें उन्हें दें, ताकि जो वजन शिमला में या धर्मशाला में या किसी भी टाउन पे आता है, किसी भी अच्छे नागरिक अस्पताल पे आ गया, वो कम हो जाए
और लोगों को नज़दीक से नज़दीक सुविधाएं मिल सके। तो दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप एज फार एज हेल्थ केयर इज़ कंसर्न। क्योंकि आपने कहा कि भाई किस प्रकार से हमने पिछले 1 सालों में किया, तो पहला स्टेप हमारा वो रहा है। और उसके साथ ही साथ हमने रोबोटिक सर्जरी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे चमियाना में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शीघ्र ही ये लोकार्पण कर दिया जाएगा। हम थोड़ी सी सड़कों की संरचना ठीक कर रहे हैं और उन सुपर स्पेशलिटी में बहुत से दूसरे अस्पताल भी आ रहे हैं। जैसे हम सोलन में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं। धीरे धीरे वो सब चीज़ें जो आजकल ज़रूरत है जिसकी लोगों को, आम लोगों तक पहुँचे ही हमारा है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा ओपन हार्ट सर्जरी जो टांडा मेडिकल कॉलेज में आरंभ कर दी गई है। जब पिछला सत्र था तो उस वक्त 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए और अब लगातार वहाँ पे हमारे ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पेट स्कैन है। आप देख रहे हैं कि कैंसर एक जुकाम की तरह बीच में आ गया है। इट्स अनफॉर्चुनेट बट इट्स ए फैक्ट कि आप देख रहे हैं कि भाई किसी को पूछो घर में, सर इतनी जल्दी मृत्यु होगी, वो हो गया, क्या हो गया, कैंसर आ गया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि भाई हम जो ये अपनी अच्छी मशीनरी लाना चाह रहे हैं, जैसे हमारे गांव में जैसे ये बन चुके हैं, बंद हैं कई जगह, तो 4-4 5-5 चले गए हैं। ऑलमोस्ट 49 हमारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ 3 से 4 डॉक्टर तो स्थापित हो गए हैं, मेडिकल के, सर्जरी के, गायने के खासकर। दीज आर द इम्पोर्टेंट। शरण साहब बिल्कुल सही कदम अगर कहें, क्योंकि अनुभव से इंसान सीखता है। कोविड भी आया, कोविड में देश को ये बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह के सुधार होने चाहिए। और जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई, उसके बाद आपने एक निर्णय लिया कि आदर्श जो सेंटर्स हैं वो खोले जाएं। लेकिन अमूमन एक बड़ी समस्या हिमाचल की लिए ये रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हम अगर बात करें, एम्स आपका बिलासपुर में है, टांडा मेडिकल कॉलेज का आपने जिक्र किया, आईजीएमसी जैसे अस्पताल हैं, बावजूद इसके एक लोड है पीजीआई चंडीगढ़, दिल्ली एम्स, हिमाचल के लोगों को जाना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है उसको और मजबूत किया जाए। इसको लेकर आपके क्या इनिशिएटिव्स हैं, आपकी सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं? देखिए, हमारे पास 2 सुविधाएं 108 की और दूसरी 102 की है, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं। और जिसका जो आपने कहा मेडिकल परसेप्शन, वो ये है कि भाई कहीं पे भी आधे घंटे में एक गाड़ी 108 जाए, उसमें एक डॉक्टर हो, और वो डॉक्टर अगर उसको जो उसका पेशेंट है अगर वो समझ में नहीं आता तो ही कैन गेट ऑन टू सम स्पेशलिस्ट, और वो स्पेशलिस्ट की पूरी सुविधाएं जो भी मरीज के लिए ज़रूरी हैं वो मुहैया कराएगा ऑनलाइन। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अब आपने देखा होगा कि पहले हमारे गांव में एक सिस्टम हुआ करता था कि एक आदमी, बूढ़ी स्त्री होती है, वो दाई का काम जानती थी, वो बड़ी फेमस हुआ करती थी। और अब धीरे धीरे वो चलन शायद लुप्त होता जा रहा है। अब आपको गायनेकोलॉजिस्ट की ही शरण में जाना होता है। इसलिए जो 102 की सुविधाएं हैं वो भी हमें गर्भवती महिलाओं को देनी होती है। इस प्रकार से ये एक ऐसा क्रम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जाकर पीजीआई तक ना जाना पड़े, वही केस वहाँ तक भेजें जो बहुत सीरियस हों, जिनको हमारे विशेषज्ञ हैंडल ना कर सकें। इसलिए कोशिश की जा रही है कि हम अपनी 108, 102 की सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाएं। मैं जानता हूं इनमें बहुत सी गाड़ियों को मैंने स्वयं भी देखा ग्राउंड पर जाकर, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, आई एम एन आर्मी ऑफिसर, मैं नॉर्मली ग्राउंड पे जाता हूं। मैं लाहौल स्पीति गया, चाहे मैं दूसरे क्षेत्रों में गया, लगभग सभी जिलों में स्वयं जाकर देखा कि क्या समस्याएं हैं। हमारी बेसिक समस्या यही होती है कि कनेक्टिविटी की और इमीडिएट कंसल्टेशन की। इसलिए मैंने आपको कहा कि 108 में भी कुछ एक कमियां जो हैं उन्हें हम दूर कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन सुविधाओं को हमें बदलना भी पड़ेगा 108, 102 को। और जो जिनसे सेवाएं हम ले रहे हैं, जिन लोगों से और भी हम सेवाएं ले रहे हैं, विशेषज्ञ सेवाएं ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उनमें भी सुधार
आना जरूरी है। एक बात के लिए आपकी तारीफ जरूर करूंगा कि बहुत कम नेता होते हैं जो खुद में जो कमियां हैं उनको मानते हैं। आप मान रहे हैं कि कई चीजों में सुधार की जरूरत है और उसकी ओर आप अग्रसर भी हैं। एक टर्म जो है चुनाव प्रचार के दौरान आपने भी इस्तेमाल करी, सरकार के बाकी लोगों ने भी इस्तेमाल करी, वो थी मेडिकल टूरिज्म की। और जो है हिमाचल को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या है ये टर्म और कितना आगे बढ़ा पाए आप इस चीज को लेकर? किस तरह से जो है स्वास्थ्य को लेकर और क्योंकि तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं, चाहे आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, तो किस तरह से मेडिकल टूरिज्म की और जो है आप अग्रसर हो रहे हैं सर? देखिए, मैंने उस मेंबर पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेशन करता था इन तीनों की जी। एलोपैथी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी। रियली स्पीकिंग, सचमुच में गांव में आज भी आयुर्वेदा का अगर अच्छी डिस्पेंसरी उसी की डिमांड होती है जी। और इसी प्रकार से होम्योपैथी जो कुछ हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूं कि इन तीनों चीज़ों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए और अपने पुराने वक्त की जो जैसे वैद्य होते थे, आज भी आयुर्वेदा का बहुत स्थान है, आज भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत स्थान है। हमें इन सब चीज़ों को और खोजना होगा और जो जड़ी बूटियों का या दूसरा शास्त्र उसको भी ध्यान देना चाहिए। सभी चीज़ों को एक पैरेलल रूप में चलाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है। आभा कार्ड हम बना रहे हैं। आभा कार्ड इज व्हाट इज आभा कार्ड? आभा कार्ड इज कि हर एक पेशेंट की जितनी भी डिटेल्स है, मेडिकल हिस्ट्री, हाँ, वो उसकी सारी, कोई क्या बीमारी है, क्या है, इट कैन बी शेयर्ड बाई लेट्स से फेलो सिटिंग इन IGMC, सोलन और इवन PGI। वो आभा कार्ड इस प्रकार से लगभग हम 75% तो लोग पूरे कर चुके हैं। अभी हमारे बाकी 25% बाकी हैं, वो हम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें आधुनिकता की ओर भी बढ़ना है, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारा पुराना, जैसे मैंने कहा, हमारे को अपने वैदिक जो चीज़ें हैं जो वैद्य राज करते थे उनको भुलाना नहीं चाहिए। आज भी उनका स्थान है, ऐसा मेरा मानना है। सर साहब, सत्ता पक्ष की मीठी गोलियां होम्योपैथिक की मैंने खिला दी, अब बस विपक्ष की ओर से कुछ कड़वी दवाइयां भी मैं लेके आया हूं। उनका कहना है कि हिमकेयर एक परियोजना थी, कार्ड बनते थे, लोगों को लाभ मिलता था, सरकार ने आते ही बंद कर दिए। लोगों को जब जरूरत है बड़ी बड़ी बीमारियां, जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया कैंसर का, क्या जवाब देंगे सर? उनका कहना है कि जो व्यवस्था की गई थी आयुष्मान कार्ड के पैरेलल खड़ा किया गया था हिमकेयर को, ताकि हिमाचल की जनता को जो है वो 5 लाख का कवर जो रहता था वो मिल सके उस चीज में। कि क्यों बंद किया गया सर और क्या कारण रहे इस परियोजना? नहीं, पैसा बिल्कुल बंद नहीं किया। वो थोड़ा सा आपको शायद भ्रम में डाल दिया है। हाँ, डिले हुई है डेफिनेटली। बल्कि मैं कल परसों ही बता रहा था टू माय हेल्थ सेक्रेटरी, I noticed that there was a pendency of about 373 crore in one particular him care। और इसी प्रकार से जो पेंडेंसी इनकी आयुष्मान भारत में भी थी, इन दोनों को मैंने कहा कि कम से कम 50 करोड़ तो इमीडिएट रिलीज करो, जहां से भी हम कहीं से काट सकते हैं। और 50 करोड़ दिए गए जस्ट फॉर 3 days बैक। तो किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ को बंद नहीं किया गया है। इनफैक्ट हम उस चीज़ को और सुलभ बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आभा कार्ड जो अभी तक का काम जितना भी हमारी पहली सरकार ने किया, आई अप्रिशिएट इट। बट ये भी मैं आपको साथ में बता दूं कि बहुत सी हमारी कमियां, बहुत सी रिक्त पद होते हैं। अब आप सोचिए कि जो डॉक्टर दिन में 200, 300, 400 लोगों की OPD लेगा और उसको, उसके पास अगर नर्स भी ना हो, एक पैरामेडिक का बंदा भी ना हो, तो ही विल गेट टायर्ड एंड ही विल, पुअर चैप, रादर देन बीइंग इन ए गुड मूड, कभी कभी वो झाड़ भी दे देगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो लोगों को लगेगा कि मेरे से ठीक बिहेव नहीं किया। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी पिछली सरकार ने शायद इस ओर ध्यान नहीं दे पाए और हमें ध्यान देना पड़ रहा है। आई कैन अश्योर यू विद इन दिस फिस्कल बाय अबाउट 31st March नेक्स्ट ईयर, मोर देन 80% इन ईच स्वास्थ्य केंद्र, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे वो PHC हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, हम लोग मिनिमम 80 to above% तक स्टाफिंग करेंगे ताकि डॉक्टरों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मैं
पॉलिटिशियन में बी बाई सम एक्सीडेंट, बट आई एम बेसिकली ए सोल्जर। मैंने 3 लड़ाइयाँ देखी है, 62, 65, 71 की लड़ाइयाँ देखी है। और मैं समझ सकता हूँ कि एक जवान अगर, क्योंकि मैंने तो बहुत जख्मी जवानों को दिया जिनका नहीं भी रेसन ऐसे कोई खुद उठाया कंधे पे, और ये समझता हूँ कि अगर उन बच्चों को ठीक तरीके का हम मॉर्फिन नहीं दे पाते, ठीक तरीके से उनको केयर नहीं कर पाते, तो उनकी क्या हालत होगी। इसलिए मेरा जो संदर्भ है, मेरा जो मतलब एम है रियली इन रेफरेंस टू दिस मेडिकल केयर, वो ये है कि हम इजीली अवेलेबल फैसिलिटी दें लोगों को, जिसमें कोई ज़्यादा झंझट ना हो, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा खतो खिताबत ना हो, जिसमें लोग जाएं। अब आप जानते हैं कि वी गिव फ्री मेडिसिन एट सेंटर लेवल, तो वो फ्री मेडिसिन होनी चाहिए, वो ईमानदारी से होनी चाहिए, और अवेलेबिलिटी का पूरा तंत्र ठीक होना चाहिए। तब होगा जब हमारा स्टाफ पूरा होगा, और स्टाफ पूरा नहीं होगा तो एज आई टेल यू, आजकल मेरा सबसे बड़ा चैलेंज स्टाफ को पूरा करना है, दवाइयों को पूरा करना है, उपकरण को खरीदना है। बिकॉज मैं उपकरण खरीद कमेटी का, जो हमारी मल्टी मेडिकल कॉरपोरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश है, इसका स्वयं ही चेयरपर्सन भी हूँ। हमारा सिस्टम है कि जो भी हम खरीदें, अब जैसे अब ट्रॉमा सेंटर इक्विप हो रहा है, मैंने ऑर्डर दिए कि मैं हर एक चीज़ को देखूंगा पहले, बिफोर वी गेट एनी सोफा, बिफोर वी गेट एनी बेड, और आईजीएमसी में होगा, और सुंदर अनदर कपल ऑफ आई थिंक वीक्स में वी शैल बी एबल टू गिव, उसका हम लोकार्पण भी कर देंगे। इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास की चीज़ें ली जाएं, अच्छी मेडिसिन ली जाए, ईमानदारी से वो चीज़ हो और पारदर्शिता से हो, ताकि आपने एक बड़ा मुद्दा जो है अपनी बात में उठाने का काम भी किया है, क्योंकि आपने कहा कि आप सोल्जर रहे, 3 लड़ाइयाँ आपने लड़ी, एक फ्रंट और तैयार हो रहा है। हिमाचल इज द मेजर कंट्रीब्यूटर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सर, दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में, ना केवल मैं आपके कार्यकाल की बात करूंगा, पूर्व की सरकारों में भी ये देखने को मिला कि जो जान बचाने के लिए चीज बनाई जाती है उसमें मिलावट की जा रही है। ना केवल इंडिया में सैंपल फेल होते हैं, बल्कि विदेशों तक जो कफ सिरप सप्लाई हो रहे थे, वो भी उनके सैंपल फेल हुए। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़, बड़ों की जान के साथ खिलवाड़। इस फ्रंट पर किस तरह से धनीराम शांडिल लड़ रहे हैं, किस तरह से टैकल किया जा रहा है और किस तरह से सुधार किया जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत रेलेवेंट प्रश्न है आपका मान्यवर। मैं समझता हूँ कि आज के युग में हर एक आदमी ओवरनाइट रिच बनना चाहता है, चाहे वो किसी की जान लेकर ही क्यों ना बने। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे ड्रग कंट्रोल जो पहले के थे या जो अब हैं, या इन्हीं दिनों में जब ये चेंज हो रहा था, एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ, और हमें एक ऐसे नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री या दुकान को और लोगों को पकड़ा जो अभी भी जेल में है। उससे पहले भी कोई लगभग दर्जन से ज़्यादा, आई रिमेंबर, वी हैड टू अरेस्ट, बिकॉज ये जो नकली दवाई बनाने का क्रम है, ये कोई सिर्फ भारत में या हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये एक ऐसा नेक्सस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इट्स अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु ये है। और वो क्या होता है कि 40 रुपए की दवाई 400 में, 400 की रुपये यहाँ तक कि 40,000 में, 40,000 की अगर हो पॉसिबल हो तो 4 लाख में भी दिया जा सकता वही इंजेक्शन। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही भयानक दृश्य है, पर ये अभी भी चल रहा है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट एंड आई एश्योर यू, जो भी हमने पकड़े हैं उनका भी केस कोर्ट में चल रहा है। और ये इस प्रकार की जो स्थिति ना हो, इसलिए हमारी जो सॉर्ट ऑफ हमारा जो एक्शन है, जो रिएक्शन है, वो ये है कि हम बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं उन ऐसी दवाई बनाने वालों के, और उन जगहों में जहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का संदेह होता है, उसे न केवल बंद कर दिया जाता, बल्कि यहाँ तक हम कहते हैं कि 2 बार कर दिया, उसको हिमाचल से अलविदाई करने के लिए भी हमने प्लान बना लिया है। मैं सर आपके दूसरे विभाग की तरफ जाना चाहूँगा। एक शब्द आजकल, एक टर्म बहुत यूज होती है, अंत्योदय। सामाजिक न्याय की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से लोगों, क्योंकि ये एक कोट है, क्वालिटी लिविंग और इक्वालिटी लिविंग, बराबर का सबको हक मिले, तमाम सेवाएं, तमाम लाभ जो सरकार दे रही है वो लोगों तक पहुंचे। ऐसे में अंत्योदय के तक पहुंचने के लिए योजनाएं, आपने चाहे आदर्श योजना की बात करी या बाकी स्कीम्स की बात करी, सर किस तरह से पहुंचाई जा रही है लोगों तक और किस तरह से हिमाचल सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है?
बिल्कुल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। देखिए, हमारे पहले तो एक मैनेजमेंट किया है, और वो है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ का सीएमओ है, जो वहाँ का सीनियर अधिकारी भी है, कई जगहों में जैसे सीएमओ नहीं भी होते, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जी, हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है कि वो जो हमारा ड्रग स्टोर है वो ठीक तरीके से स्टॉक हो। जैसे विंटर के लिए हम जहाज़ों से पहले कर देते, भी लेह में ऐसा होगा, नाथुला की तरफ ऐसा होगा, तो हम स्टॉक कर देते हैं। इसी प्रकार से जो आगे के क्षेत्र हैं उन्हें 6-6 महीने के लिए स्टॉक कर दिया जाता है। बाकी लोगों को हर महीने की डिमांड लेकर उनके हमारी जो कमेटी है वो गठित होती है, दवाइयाँ ठीक तरीके से देखी जाती हैं, और अगर किसी में डाउट हमको हो, जैसे मान लो एक ही प्रकार का जो ब्रांड है उसके हम 2 चीज़ें नहीं ले सकते, हम एक ही लेंगे। ये इतना कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का ऐसी मेडिसिन ना लें जिसका असर ही ना हो, या जो मन में लोगों को में तो फ्री दिया जा रहा है, कहीं किसी ने शायद छोड़ दी होगी, ये भी एक बड़ा भारी हमारे दिमाग में रहता है। और इसके लिए भी हम लोगों ने एक प्रकार से सुरक्षा कवच हो, हम जो खरीदें वो ठीक खरीदें, इसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। और हम जो कमेटी का हमारा निर्माण है, जो गठन है, उसे मैं स्वयं देखता हूँ और किस प्रकार से हम दवाइयाँ ले रहे हैं, इसकी भी हम बड़ी नज़दीकी से पैरवी कर रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को आसानी से दवाई मिल सके, उसकी उपलब्धता हो। ये भी ना हो कि दवाइयाँ कम हो, कहीं पे दवाई नहीं होती, कई बार ऐसा भी देखता था मैं जा के। तो इसीलिए हम लोगों ने मंथली स्टॉकिंग का सिस्टम किया है। आई एम श्योर अगले आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम होंगे। साहब, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है आपसे, मुश्किल क्या लगता है, हाथ में बंदूक लेकर सरहद पर फौजी की तरह लड़ना या राजनीति? देखिए, ये भी कुछ डिवाइन फोर्सेस होती हैं। मैंने तो कभी ठीक है कि किताबों में राजनीति पढ़ी, नो डाउट, परंतु मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं भी आप सब लोगों के बीच में जैसे आज बोल रहा हूँ इस प्रकार से होऊंगा। एक सैनिक के नाते अपने, जैसे मैंने आपको कहा, मैं 3 युद्धों में भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला अपने देश की रक्षा के लिए। जहाँ तक ये कहना कि भाई वो अच्छा था या ये अच्छा है, जो भी काम मन से करो, पवित्र आत्मा से करो और पवित्र इरादे से करो, वही अच्छा होता है। वो भी अच्छा था जब हम अपने सीनियर कमांडर के आदेश मानकर जाते थे। वो भी दिन याद है मुझे कि हमें ये भी नहीं पता था कि रहीम यार खान से वापस भी आएंगे कि नहीं। अभी आज आपसे बात कर रहे हैं, देयर वाज वेरी बिग कैजुअलिटी इन 71 ऑपरेशन। थैंक गॉड दैट एयरफोर्स वाज देयर टू गाइड अस, और हम आपके बीच में सुरक्षित आ सके। वो भी एक आनंदमय पूर्ण था। अपनी माँ के लिए, भारत माँ के लिए सेवा की, और आज भी अच्छा लग रहा कि 25 वर्ष तक वो पूरे होने जा रहे हैं कि हम लोगों की सेवा में भी। आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जितना कुछ काम कर सकें अपने लोगों के लिए, ताकि उनके जीवन में अच्छे दिन आए, हमारे बच्चे नशे की लत से दूर रहें। दिस इज़ वन थिंग विच आई ऑलवेज कन्वे इन एवरी फोरम, चाहे मैं कहीं छोटे से फंक्शन में जाऊँ चाहे बड़े में, मैं कहता हूँ कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पहले तो ऐसे नशे नहीं होते थे, गांव में तंबाकू पीते थे, बीड़ी सिगरेट भी पीते थे, पर नशा नहीं होता था। आज नशा बच्चों के जीवन को ले रहा है। कल का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चे क्या होंगे, हमारे आने वाली संतानें क्या होंगी, इसकी चिंता होना अनिवार्य है और सबको होनी भी चाहिए। तो मेरा संदेश हमेशा ये होता है कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार में डालें, उनकी आदतें अच्छी करें। सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ जो एक प्रकार से जायदाद होती है, वो बच्चों का अच्छा चरित्र होता है। और हम अच्छे बच्चे पैदा करें, अच्छी सेवा करें, नागरिकों को अच्छे संदेश दें। और जहाँ तक मेरे पास जो विभाग दे रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जिन्होंने स्वयं बहुत अच्छा एक आदर्श एग्जाम्पल दिया है ड्यूरिंग, और त्रासदी के दिनों में आपने देखा स्वयं फ्रंट फुट पे थे, हम लोगों को 3-3 जिले बांट के करके सब जगह गए। इस प्रकार से ये सरकार एक बच्चों के लिए, खासकर हमारे युवाओं के लिए एक आदर्श स्थापित करे, एक अच्छे स्कूल दें। जैसे आप देख रहे हो हमारे अच्छे स्कूल होंगे, इंग्लिश मीडियम होगा अगली बार से शुरू, और उन बच्चों के अंदर एक
भावना हो कि हम ना अच्छे हिमाचली जहाँ हों जी। वहाँ एक अच्छे भारतीय भी कहना, ऐसा चलिए सर, थोड़ा सियासत का रुख कर लेते हैं फिर से। लोकसभा के चुनाव आगामी है 2024 को लेकर, कितनी तैयार आपकी पार्टी? क्योंकि हिमाचल बड़ा स्टेट नहीं है, 4 लोकसभाएं हैं और हमेशा एक वो गणित का खेल रहता है। उन इक्वेशंस को जो 3-1 पर है परिस्थितियां, उनको किस तरह से सुधारा जाएगा और किस तरह से चुनाव की तैयारी जो है वो की जाएगी? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को हमेशा ही चुनाव के लिए तो तैयार रहना ही होता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि कुछ एक लॉजिस्टिक्स हैं, कुछ एक और थोड़ी बहुत ही जो एक प्रकार से प्रबंध की और दूसरी कार्रवाई वो करनी ज़रूरी होती हैं। किस प्रकार से अपने लोगों को तैयार करना, इसके लिए तो हमारी पूरी फौज हमेशा ही तैयार रहती है। फिर भी ठीक कहा आपने कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसा मेरा मानना है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, हमने जो जो गारंटी दी है उनमें हम धीरे धीरे, मैं जानता हूँ इस वक्त हमारे पर फाइनेंशियल क्राइसिस के दिन चल रहे हैं, इसके बावजूद भी हम अपने कदमों को पीछे नहीं हटने देंगे। कांग्रेस बड़ी अच्छे तरीके से लोगों के बीच में आ रही है, अपने कार्यक्रम ठीक तरीके से दे रही है। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री महोदय अपने कार्यक्रम देते हैं, हम उसको कर रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि ये जो आने वाला समय है इसमें लोग कांग्रेस को ज़रूर अपना समर्थन देंगे और चारों की चारों सीटों पर विजय हासिल करके, शायद ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ, हम लोकसभा में चले जाएंगे। लोकसभा से पहले एक बड़ा चुनाव आ गया, राज्यसभा का। अनएक्सपेक्टेड सीधे एक नया नामांकन आता है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंडिडेट उतार दिया जाता है। कांग्रेस की क्वेश्चंस क्या कह रही थी, एकदम से जो एंट्री हुई, चुनाव बन गया। पहले हो सकता था कि निर्विरोध जाते, लेकिन अब चुनाव होगा। क्या, कितनी तैयारी सर, क्या कहेंगे? देखिए, हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना कुछ ना कुछ ध्येय होता है। मेरा मानना है कि जो अभी ये इन लोगों ने एंट्री की है, हमारे सहयोगी थे वो हर्ष महाजन जी, ये मात्र एक, मेरा तो सच में बताऊं, एक दिखावा मात्र है। इट डजंट हैव एनी मेरिट और एनीथिंग कि हमारे पास इतनी अच्छी अपना बहुमत है। और देखिए, वी हैव 40 legislators, we have 3 independent people giving us support, they have 32। तो ये तो एक ऐसा है कि भाई हाँ, आगे के लिए अपनी सॉर्ट ऑफ PR बढ़ाना, भाई कि चलो जी मैं भी एक राज्यसभा के लिए कैंडिडेट बना। I think it is just, I think just to gain popularity, nothing else. That's what I feel. सर, देश में एक बड़ी चर्चा शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन सदर्न स्टेट से शुरू हुआ, एक कारवां बातचीत। लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें, जब उत्तरी राज्यों में ये कारवां पहुंचा, पंजाब, हरियाणा में, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, आकर गायब हो गया। धनीराम शांडिल, जिस तरह से आपने अपने अनुभव की बात करी और मन से राजनीति की आपने बात कही, मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, आप व्यक्तिगत तौर पर क्या सोचते हैं? जिस सोच के साथ ये गठबंधन बना था, क्या इसकी जरूरत कांग्रेस को है या बाकी विपक्षी पार्टियों को है, जिस तरह की परिस्थिति है देश में आज? एक आज का बहुत करंट प्रश्न पूछा है आपने। मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन जैसे बना था, इसकी धरातल, इसका उद्देश्य सब सही था, परंतु कुछ एक स्वार्थी तत्व ऐसे आ गए हैं राजनीति में, राजनीति का स्तर नीचे चला गया है। ये कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या उस समय का समय नहीं रह गया जब हमने आज़ादी ली थी, और उसके बाद के जो नेता याद आते हैं मुझे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी या दूसरे YB चौहान एंड सो मेनी अदर्स। बहुत अच्छा स्तर होता था राजनीति का, राजनीति का स्तर बहुत नीचे आ गया है। इसमें मैं बिना नाम लिए, जो बिहार की तरफ से ठीक शुरुआत हुई थी वो थोड़ी मंद हुई, वेस्ट बंगाल से ने भी इसमें शायद सपोर्ट नहीं दिया। अगर इन्होंने ठीक सपोर्ट रखा होता तो ये एक बड़ा टाइमली स्टेप था
और बहुत अभी भी अगर इसको संभाला जाएगा तो यह गठबंधन बिल्कुल ठीक है। देश में आपस में पारस्परिक प्रेम सौहार्द की बड़ी आवश्यकता है। देश में आवश्यकता है कि हम धर्म की राजनीति को छोड़कर विकास की राजनीति कर जाएं, धर्म की और आपस की लड़ाइयों को छोड़कर देश को मजबूत बनाएं। एक आदमी ये ना कहलाए कि मैं शिलारू का हूँ या मैं शिलाई का हूँ या मैं पालमपुर का हूँ या मैं बॉम्बे का हूँ, वो कहे मैं भारतीय हूँ। वो भावना पैदा करने के लिए सिर्फ वो किताबी या बड़े बड़े भाषण देकर नहीं होगा, वो करना होगा। वो लोगों को ये चीज़ महसूस करनी होगी कि आज हम बहुत अच्छे प्रगति के पथ पर चल सकते हैं अगर हम ये स्वार्थ की भावना को छोड़ें। इंडिया वाज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया शुड हैव बीन देयर, ताकि जो ऐसी ताकतें मजबूत बनती जा रही हैं देश में, जो कि सचमुच में देश को कहीं तोड़ ही ना दें। कईयों को तो ये भी शक हो जाता है कि संविधान की रक्षा होगी कि नहीं। बहुत से लोगों को, विद्वानों को, जो राजनीतिक सॉर्ट ऑफ पंडित कहलाते हैं, जो रेड सॉर्ट ऑफ योर राजनीति जिन्होंने पढ़ी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी जिन्होंने पढ़ी है, और जिनको पता है भी कि संविधान की रक्षा कैसे होगी। संविधान हमारे देश का बहुत अच्छा है। इतने संविधान की रक्षा तभी होगी जब हम इसके मूल्यों को समझेंगे, जब हम ये समझेंगे कि व्हाट वाज द एम ऑफ बिहाइंड मेकिंग सच ए ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन। कम से कम 35 कंट्रीज और कंसल्टेड। जब मैं इसका स्टूडेंट होता था, हम पढ़ते थे कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। कॉन्स्टिट्यूशन इतने अच्छे तरीके से बना, परंतु आज अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन पर ही आंच आए तो ज़रूरत है कि ताकतें इकट्ठी हों। इंडिया फॉर्मेशन की जितने भी तत्व अभी भी एलिमेंट मौजूद हैं, इकट्ठे होने चाहिए और देश की अखंडता और एकता को बरकरार रखने की तरफ कदम उठाने चाहिए। हमें थोड़े से सख्त और मैं कहता हूँ सटीक और प्रैग्मेटिक स्टेप लेने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। हम सिर्फ राजनीति के लाभ लेने के लिए और कुर्सी को बरकरार करने की तरफ ना बढ़ें। हम बढ़ें कि हमारा जो भी कल का भविष्य हो, हमारे बच्चों का कम से कम, जैसे मैंने आपको कहा, नशे से दूर रहें, हम अपने भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाएं। हम अपने, मैं तो कहता हूँ जितना सुंदर प्रदेश हिमाचल है, जितना मैंने संसार देखा है, मैं तो ये समझता हूँ हिमाचल जैसा सुंदर प्रदेश शायद ही दुनिया के दूसरे किसी कोने में मिले, जहाँ इतने अच्छे लोग हैं, जहाँ इतना सब कुछ है, परंतु उसको भी अगर सुरक्षित रखने के लिए हम कदम नहीं उठाएंगे, इसी प्रकार से पूरे भारत को अगर हम सुरक्षित रखने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नेताओं की भी कमी रहेगी। ऐसा मेरा मानना है कि इंडिया जो बना है, जो फॉर्मेशन बनी है, इसको अभी भी मजबूत करके इनको उन ताकतों का मुकाबला करना चाहिए जो देश के हित में नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से जोरदार तालियां जरूर बजाइए, क्योंकि जब ऐसा नेता बैठता है जो खुद की कमियां जानता है या खुद ये बात जानता है कि उस किस सेक्टर में किस जगह पर सुधार की जरूरत है, तो ऐसे नेता के लिए जो है वो ताली जरूर बजनी चाहिए। और ऐसे में धनीराम शांडिल्य हमारे साथ थे, लगातार उन्होंने कहा कि कई जगहों पर सुधार की जरूरत है, कई परियोजनाएं हैं जिनमें लगातार जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। साथ ही साथ पॉलिटिकल बातें भी यहां पर हमने की। सत्ता पक्ष विपक्ष अमूमन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, लेकिन खुद की कमियों को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना सियासतदान, एक अच्छे सियासतदान की पहचान होती है। शिमला मंच पर लगातार चर्चा का दौर जारी रहेगा। ओवर टू यू।